नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लास विकास सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सबों यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर देंगे और उन्हें भी बोलेंगे सब्सक्राइब कर लेने के लिए। और आप लोग मेरे चैनल पे बने रहेंगे। और आज हम आप सबों को हिस्ट्री में ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। देखिए, वैदिक जो सभ्यता है ये जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था उसके बाद यह वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आया था। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक सभ्यता किस सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आया, तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आया। तो कौन सा सभ्यता आया था? तो वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आया था। ये जो वैदिक सभ्यता हम लोग देख रहे हैं, वैदिक सभ्यता की स्थापना किया गया था आर्यों के द्वारा। इस सभ्यता का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आर्यों के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, वही आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद कौन सा सभ्यता अस्तित्व में आया? तो क्या बोलना है? वैदिक सभ्यता। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जीके है, इसको जिस तरह से हम बताएंगे और रिपीट करवाएंगे, बोलवाने की कोशिश करेंगे तो आप मन में भी जरूर बोलिएगा। ऐसे मन में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ धीरे आवाज में आप अपने ध्वनि को बाहर निकालिए कि हाँ सर हमसे ये बोलवा रहे हैं और हम बोलेंगे। याद रखना, पूछेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किस सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आया? तो बोलना है सिंधु सभ्यता। अब देखिए, वैदिक सभ्यता की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य के द्वारा किया गया था। और आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। देखिए, आर्य जो है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। अफगानिस्तान में बसे थे। और आप मैक्स मुलर का नाम सुने होंगे। मैक्स मुलर का कहना था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया का निवासी है। कहाँ का निवासी है? मध्य एशिया का निवासी है। पूछेगा आर्यों के बारे में मध्य एशिया का निवासी किसने बताया था? तो मैक्स मुलर ने बताया था। ध्यान रखना। और मैक्स मुलर ने बताया आर्य मध्य एशिया, और आर्य की भाषा थी संस्कृत। आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य की जो भाषा थी वो भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा। ध्यान रखना, ये वैदिक सभ्यता को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया था। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में बांटा गया था। एक भाग इसका था ऋग्वैदिक सभ्यता, या इसी को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका? उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग्वैदिक कार्यकाल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व की काल को क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल जो होता है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, कहता आर्यों के द्वारा जो बसाई गई सभ्यता थी उसी को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। यानी आर्य के द्वारा बसाई गई सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की थी? तो आर्य के द्वारा किया गया था। वैदिक सभ्यता किस सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आया? तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आया। आर्य के बारे में मध्य एशिया के निवासी किसने बताया? तो मैक्स मुलर ने बताया। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। और आर्य की भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी। और भी ध्यान रखना है, देखिए आर्य के बारे में जो है
वैदिक काल में उत्तर भारत के जो समस्त भाग था हम लोग उसे आर्यवर्त के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता में समस्त उत्तर भारत के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आर्यावर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आर्यावर्त कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद और भी ध्यान रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में 25 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल में कितने नदियों का वर्णन मिलता है? इसमें 25 नदियों का वैदिक मिलता है। ऋग्वैदिक काल में कितने नदियों का वर्णन मिलता है? 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा बार अगर वर्णन किया गया है तो सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है। सरस्वती नदी का जो वर्णन है, सरस्वती नदी का वर्णन वो एक बार किया गया है और ऋग्वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानी गई है और यह नदी मरुस्थल में लुप्त हो गई है, अब यह नदी नहीं है। उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक काल में गंगा का वर्णन जो हुआ है वो 3 बार हुआ है। गंगा का वर्णन कितने बार हुआ है? गंगा का वर्णन 1 बार हुआ है। गंगा का वर्णन 1 बार हुआ है और यमुना का वर्णन 3 बार हुआ है और सबसे ज्यादा बार वर्णन किसका हुआ है? सिंधु नदी का वर्णन हुआ। एक बार ध्यान देना है तो बताइए क्या बताया गया था कि ऋग्वैदिक काल में कितने नदियों का वर्णन किया गया है? 25 नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बार किसका वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। क्या ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना गया किसको? सरस्वती नदी को। सरस्वती का वर्णन कितना बार किया गया है? 1 बार किया गया। गंगा का वर्णन कितना बार किया गया है? 1 बार किया गया है। उसके बाद यमुना का वर्णन कितना बार किया गया है? 3 बार। सबसे ज्यादा बार वर्णन किसका किया गया है? तो सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। और आज का बात करेंगे हम लोग आज के बारे में। उसका जो प्रमुख व्यवसाय था कृषि तथा पशुपालन। उसका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। उसका क्या था? यह प्रमुख व्यवसाय था। और उसका पेय पदार्थ की बात करेंगे तो उसका पेय पदार्थ था सोमरस। क्या था उसका पेय पदार्थ? सोमरस था। उसके बाद देखेंगे इसका प्रिय पशु की अगर बात करेंगे, आज का जो प्रिय पशु था वो प्रिय पशु था घोड़ा। आज का प्रिय पशु क्या था? वो प्रिय पशु था उसका घोड़ा था। इसको भी ध्यान रखेंगे। कहता है आप लोहा की जो खोज किया था, लोहा की खोज आर्यों के द्वारा ही किया गया था। लोहा की खोज किसके द्वारा किया गया था? आर्यों के द्वारा ही लोहा की खोज किया गया था। ध्यान रखना है। उसके बाद आर्य जो है लोहा को वो कहते थे स्वयं अयस करते थे। लोहा को आर्य क्या कहते थे? स्वयं अयस कहते थे। लोहा को वो स्वयं अयस कहते थे। और तांबा को ध्यान रखना, लोहा काला होता है, श्याम जी भी काला थे, ध्यान रखना श्याम अयस लोहा को कहा जाता है। और तांबा को लोहित अयस कहते थे। तांबा को क्या कहते थे? लोहित अयस कहते थे। लोहित अयस कहते थे किसको? तांबा को। फिर से सुनेंगे। आज का प्रमुख व्यवसाय कृषि था और क्या था? पशुपालन। आज का पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। उसका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था उसका प्रिय। आज ने किसकी खोज की थी? लोहा। लोहा को क्या कहते थे? श्याम अयस कहते थे। तांबा को क्या कहते थे? लोहित अयस कहते थे। ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि आज की प्रशासनिक व्यवस्था 5 भागों में बांटा गया था। यानी कि आज का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, आज का प्रशासनिक जो व्यवस्था था वो क्या भागों में बांटा गया था? 5 भागों में आज का जो था प्रशासनिक व्यवस्था था। उसका नंबर 1 देखिएगा। प्रशासनिक व्यवस्था 5 को आप ढंग से देख लेंगे। 5 में पहला देखेंगे, पहला था कुल। पहला प्रशासनिक व्यवस्था कुल। उसके बाद ग्राम। उसके बाद फिर देखना है विश्व। उसके बाद जन। उसके बाद राष्ट्र। आज की कितने प्रशासनिक व्यवस्था थी? तो 5। कौन? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ये थी आज की प्रशासनिक व्यवस्था था। वैदिक काल में मुखिया, यानी वैदिक काल में मुखिया को कहा जाता था
ग्रामणी। क्या कहा जाता था मुखिया को? ग्रामणी कहा जाता था। मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामणी। वैदिक काल में मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। और कहता है विश्व के प्रधान को विश्वपति कहते थे। विश्व के प्रधान को क्या कहते थे? विश्व के प्रधान को विश्वपति कहते थे। और ग्राम का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। उसके बाद देखिए कहता है ग्रामणी विश्वपति, और जन का जो शासक था वो राजन कहलाता था। जन का राजा क्या कहलाता था? वो राजन कहलाता था। इतना बात को ध्यान रखेंगे, फिर आगे भी बतलाया जाएगा। और एक दो पॉइंट कर देते हैं। ऋग्वेद में जो ये ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में पूछेगा अगर गाय का वर्णन कितना बार हुआ है? ऋग्वेद में गाय का वर्णन 174 बार हुआ है। और ये जो जन शब्द देख रहे हैं, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। जन शब्द का उल्लेख कितना बार हुआ है? 275 बार ऋग्वेद में जन शब्द का। और जनपद जो शब्द होता है, जनपद शब्द का ऋग्वेद में वर्णन एक बार भी नहीं किया गया है। और ऋग्वेद में भी हम लोग एक विशेष और चीज को जानेंगे। इसमें कुछ नदियां थी, उसका पुराना नाम याद रखना है। जैसे कि कहता है सतलज नदी को क्या कहा जाता है? सतुद्री कहा जाता है। झेलम को कहते हैं वितस्ता कहते हैं। परशुनी को क्या कहते हैं? रावी कहते हैं। आस्किनी को क्या कहते हैं? चिनाब। कुछ नदियां के नाम को देखेंगे जिसका पुराना नाम, प्राचीन नाम ध्यान रखना है। जैसे सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु नदी को अभी वर्तमान में क्या कहते हैं? सिंध कहते हैं। और जैसे सतलज, सतलज को क्या कहते हैं? सतुद्री। सतुद्री किस नदी को कहते हैं? तो सतलज नदी को क्या कहते हैं? सतुद्री कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा बीतस्ता। बीतस्ता कहते हैं किस नदी को? झेलम नदी। झेलम नदी का पुराना नाम क्या हो जाएगा? बीतस्ता। सतलज का क्या आ जाएगा? सतुद्री। सिंध का क्या आ जाएगा? सिंधु। उसके बाद है बीपासा। बीपासा। उसके बाद आ जाता है एक आस्किनी आ जाता है, आस्किनी। फिर आ जाएगा प्रौसनी। चलिए विपाशा मतलब हो जाएगा आपका नदी का नाम। विपाशा व्यास नदी को कहते हैं। विपाशा व्यास नदी को कहते हैं। और आस्किनी कहते हैं, चिनाब नदी को कहते हैं, परशुनी कहते हैं, रावी नदी को कहते हैं। इतना बात ध्यान रखना है। उसके बाद और भी नदियां हैं दो चार, उसको भी ध्यान रखना है। जैसे कि गोमती कहते हैं गोमल नदी को। गोमती गोमल नदी को कहते हैं। गोमती गोमल नदी को कहते हैं। दोस्तों तब तक इतना ध्यान रखेंगे, इसके बाद फिर आगे भी बतलाया जाएगा। और आप लोग चैनल में बने रहेंगे। एक बार ध्यान से मिला लेंगे। क्या बताए थे? वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कौन सा सभ्यता अस्तित्व में आया? तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को अस्तित्व में किसने लाया था? तो क्या बतलाए थे? आर्य के बारे में इसको अस्तित्व में लाया गया। उसके बाद आर्य जो मध्य एशिया बतलाया था वो मैक्स मिलर ने बताया था। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो वो पंजाब में बसे थे। आर्य का भाषा क्या था? संस्कृत। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ये सब बताया गया है। उसके बाद और बताए थे आर्य का प्रमुख व्यवसाय था कृषि या पशुपालन। आर्य का पेय पदार्थ सोमरस था। प्रिय पशु घोड़ा था। लोहा, आर्यों ने लोहा की खोज किया और लोहा को श्याम अयस्क कहते थे। तांबा लोहित अयस्क कहते हैं। आर्य का जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो 5 प्रकार की थी। कुल था, ग्राम था, विष था, जन, राष्ट्र। और ग्राम को ग्रामणी कहते हैं, विष को विश्वपति कहते हैं, जन को राजन कहते हैं। और क्या होता है? ऋग्वेद में ग्राम गाय का वर्णन 174 बार हुआ था और जन का वर्णन 275 बार, जनपद का 1 बार। और इसी में गाय को औधन्या भी कहा गया था। औधन्या यानी कि इसको नाम आते ही लोग कहा गया था। गाय को अगर मारिएगा तो आपकी जो है मृत्यु दंड की सजा या फिर देश से बाहर निकाल जाने की भी प्रथा उसी में था। ऋग्वेद में चर्चा करें। दोस्तों यदि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर आगे भी शेयर करेंगे। और तब तक के लिए यहीं तक रखेंगे।